चलो आज एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हवा भी चीखती है, दीवारें भी कहानियां सुनाती हैं और जमीन आज भी खून से लाल। ये कहानी किसी जंग के मैदान की नहीं है, ये उस बाग की कहानी है जहाँ लोग अपने हक की बात करने गए थे और कभी लौटे ही नहीं। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग। एक वो तारीख जो सिर्फ कैलेंडर में दर्ज नहीं है, बल्कि करोड़ों दिलों पर एक जख्म बनकर उभरी हुई है। बैसाखी का जश्न चल रहा था, बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग दुआएं दे रहे थे, लेकिन तभी इतिहास का सबसे बेरहम किरदार जनरल डायर वहां आता है और एक बाग को कब्रिस्तान में बदल देता है। तो चलिए हम आपको रूबरू करवाएंगे उस सच्चाई से जो जितनी दर्दनाक है उतनी ही जरूरी भी है। क्या ये बदला था या इंसाफ? आज खोलते हैं इतिहास के वो खामोश पन्ने, वो खामोश फाइल जहां दर्द है, रहस्य है और एक ऐसा अंजाम जिसने साम्राज्य की नींव को हिला दिया। 1919 का भारत, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन भारत में अशांति की आग भड़क रही थी। ब्रिटिश शासन ने भारतीयों पर कई तरह के अत्याचार करे, कई तरह के जुल्म ढाए। टैक्स बढ़ रहे थे, आजादी की आवाजों को दबाया जा रहा था और फिर आया वो काला कानून जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसका नाम था रॉलेट एक्ट। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून उसे कहा जाता है। इसके तहत किसी भी भारतीय को बिना सबूत के जेल में डाल दिया जाता था। ये कानून भारतीयों की आवाज को कुचलने की साजिश थी। लेकिन दोस्तों, भारतीयों का खून ठंडा नहीं हुआ। पूरे देश में विद्रोह का प्रदर्शन हो रहे थे और अमृतसर अमृतसर तो इस आंदोलन का गढ़ बन चुका था। यहाँ के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी एकजुट थे। वे अपने हक के लिए लड़ रहे थे और इसी माहौल में वो दिन जिसने इतिहास के पन्नों को खून से रंग दिया। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर का एक छोटा सा बगीचा जो चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। इसमें घुसने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता था, वो भी सकरा था। उस दिन बैसाखी के अवसर पर करीब 15 से 20 हजार लोग यहाँ जमा हुए। कुछ लोग शांतिपूर्ण सभा का हिस्सा बनने आए थे, तो कुछ लोग मेले का मजा ले रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, परिवार इकट्ठे थे और कई लोग अपने नेताओं की बात सुनने को बेताब थे। लेकिन दोपहर के करीब 4:30 पे इस शांत माहौल में एक भयानक तूफान आ गया। वह तूफान था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। डायर जो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था, अपने 50 सशस्त्र सैनिकों के साथ उस बाग के एकमात्र प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। और फिर क्या था? शुरू हुआ वो नरसंहार जिसे याद करके आज भी हमारे दिल दहल जाते हैं, हमारी रूह कांप जाती है। डायर ने बिना चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोलियां बरसने लगी, लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन उस बाग का एकमात्र रास्ता वो भी बंद कर दिया गया था। दीवारें इतनी ऊंची थी कि कोई चढ़ ही नहीं सकता था। लोग क्या करते हैं? सब भाग रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, बच्चे अपनी माओ से बिछड़ रहे थे, बूढ़े, जवान, औरतें, कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। वहां मौजूद एक कुआं था जिसे आज भी जलियांवाले बाग में देखा जा सकता है। वह लोगों की आखिरी उम्मीद बना। कई लोगों को ऐसा लगा कि वो उस कुएं में कूद जाएंगे तो शायद उनकी जान बच जाए, लेकिन वहां पर भी मौत ही उनका इंतजार कर रही थी। सिर्फ 10 मिनट में डायर ने 1650 राउंड की गोलियां चलवा दी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 379 लोग मारे गए थे और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। उस बाग की मिट्टी खून से लाल हो गई थी, लाशें बिखरी हुई पड़ी थी और बच्चे उनके दिलों में आज भी सिर्फ एक सवाल था, हमारा क्या गुनाह था, हमारा क्या कसूर था? जलियांवाला बाग का खून जब देश भर में खबर बन के फैला तो भारत में गुस्से की आग भड़क गई।
ये नरसंहार सिर्फ अमृतसर की त्रासदी नहीं था, ये पूरे भारत का वो जख्म था जो महात्मा गांधी ने इस घटना को देखकर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई जो उपाधि थी नाइटहुड की, उन्होंने उस उपाधि को वापस लौटा दिया और हर भारतीय के मन में सिर्फ एक नारा गूंज रहा था, आजादी। लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी कि ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड को जायज ठहराया और डायर को सजा नहीं दी गई, बल्कि उसे एक हीरो की तरह पेश किया गया। लंदन में कुछ लोगों ने उसके लिए चंदा इकट्ठा किया, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता है। सच है, सामने जरूर आएगा। जलियांवाले बाग की चीखें दुनिया तक पहुंची और भारत में आजादी की जंग और तेज हो। यह वो दौर था जब भारतीयों ने ठान लिया था कि अब गुलामी की जंजीरों को तोड़कर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू बाकी था, बदला। एक ऐसा बदला जो 21 साल बाद पूरा हुआ। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उस समय जब ये युद्ध हुआ, जब ये त्रासदी हुई, उस समय 21 साल बाद बदला कैसे पूरा हुआ? उस समय एक बच्चा था जो 21 साल बाद बड़ा होता है। तो अब हम आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जिसने जलियांवाले बाग के जख्मों को कुछ हद तक राहत दी। 13 मार्च 1940 लंदन का कैप्टनस हॉल, एक भारतीय नौजवान ने वहां इतिहास रच दिया। उसका नाम था उधम सिंह। ये वही उधम सिंह था जिसने उस हत्याकांड को देखा था, लेकिन तब वो बच्चा था। और 21 साल बाद उधम सिंह ने, जो 1919 में जलियांवाले बाग में मौजूद था, उसने अपनी आंखों से वह खौफनाक मंजर देखा था। एक कसम खाई थी कि वह इस नरसंहार के जिम्मेदार लोगों को सजा देगा और उसका निशाना था माइकल ओ डायर, जो 1919 में पंजाब का गवर्नर था, जिसने डायर को खुली छूट दी थी। उधम सिंह ने 21 साल तक इंतजार किया। वह लंदन पहुंचा, उन्होंने माइकल ओ डायर का पीछा किया और उस दिन जब ओ डायर कैप्टन हॉल में भाषण दे रहा था, उधम सिंह वहां पहुंचा, उसने अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। माइकल ओ डायर वहीं के वहीं ढेर हो गया। और आपको जान के हैरानी होगी कि उधम सिंह ने भागने की कोशिश तक नहीं की। उसने कहा, मैंने अपने देश के लिए ये किया है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। 1940 में उसे फांसी दे दी गई, लेकिन वह हार नहीं। उन्होंने जलियांवाले बाग के शहीदों की आत्मा को शांति दी और दुनिया को ये दिखा दिया कि एक भारतीय का खून कभी ठंडा नहीं हुआ। दोस्तों, जलियांवाले बाग की कहानी सिर्फ खून और बदले की कहानी नहीं है, यह एकता की कहानी है, यह बलिदान की कहानी है, ये आजादी की कीमत की लड़ाई है, आजादी की कीमत की कहानी है। उन निहत्थे लोगों ने अपनी जान देकर हमें ये सिखाया कि आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। और उधम सिंह ने हमें ये सिखाया अपने हक के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक है। वहां की मिट्टी, वह कुआं और वे दीवारें हमें उस बलिदान की याद दिलाती हैं। लेकिन सवाल सिर्फ एक है, क्या हम उस बलिदान के मोल को समझते हैं? क्या हम उस बलिदान का निर्माण कर रहे हैं जिसका सपना उन शहीदों ने देखा था? ये थी आपके सामने जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी, एक कहानी जो हमें गर्व देती है और साथ ही हमें हमारी जिम्मेदारी भी याद दिलाती है। तो ये हमारी खास आज की पेशकश थी।